बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, बन्नू में कैंट में अटैक हुआ है और ये दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला था। दो खुदकुश बम्बार जो हैं वो पहले आए, पहले उन्होंने अटैक किया। AP न्यूज़ ने इसके बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो ये बता रहे हैं कि अस्पताल से जो इतलात आई हैं और जो इतलात खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की गवर्नमेंट के सोर्सेज ने दी हैं, उनके मुताबिक 12 लोग जहाँ बहक हुए हैं और 30 के करीब ज़ख्मियों को अस्पताल में पहुँचाया गया है। ये जो अटैक हुआ है इसके बारे में मकामी सोर्सेज ने अभी तक रिपोर्ट किया है कि दो पहले धमाके हुए, ये दोनों खुदकुश धमाके थे। उसके बाद कुछ दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट के अंदर दाखिल होकर तबाही फैलाने की कोशिश की। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके साथ इनकाउंटर किया, लेकिन उन धमाकों के नतीजे में एक मस्जिद की छत गिरने की इत्तला आई और कुछ आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीर आ रही हैं। बड़े अफसोसनाक और तकलीफ देह मनाजिर हैं। और अस्पताल में जो सूरत हाल थी वो तो ऐसा लग रहा था क़यामत सुगरा है। दहशतगर्दी के वाक़यात आप और हम सब जानते हैं कि वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान इन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने दहशतगर्दी के इस वाक़े पे काबू पाया है और उनके बकौल उन्होंने 6 दहशतगर्दों को मारा है जवाबी कार्रवाई में। और ये कार्रवाई बहुत देर तक जारी रही है। और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल वो भी आपके सामने है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल वो भी आपके सामने है। बलूचिस्तान में जिस शाहरा को, जिस सड़क को जिस वक्त चाहते हैं दहशतगर्द बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं जहाँ पे चाहते हैं कत्लेआम कर देते हैं और लगातार कत्लेआम के वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रही है। अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और सिक्योरिटी ज़राए को अपनी पूरी कुव्वत और ताकत जो है वो पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत की तरफ लगानी चाहिए, जो उनका असल काम है। लेकिन सियासी इंजीनियरिंग के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये एलिगेशन लगाती है कि उल्टा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया जाता है और जो असल काम है उसकी तरफ फोकस रहता नहीं है। देखिए, एजेंसियों ने बहुत सारे काम पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से किए हैं। यानी अगर एजेंसियां काम करें तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकती हैं। एजेंसियां अगर चाहें तो मुल्क में सियासी जमातों को तोड़ सकती हैं, एक वज़ीर आज़म को घर भेज सकती हैं, दूसरे शख्स को वज़ीर आज़म बना सकती हैं। अदलिया को एजेंसियों ने पाकिस्तान में हाल ही में मगलूब किया है। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। अगर पार्लिमान को रबड़ स्टैंप बनाया जा सकता है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है, तो फिर दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं की जा सकती? एक बड़ा सवाल है। और ये वो दहशतगर्दी है जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान ने बेशुमार बड़े बड़े ऑपरेशन किए, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हैं और फिर ये 2018 के बाद तक जारी रहे हैं। बिलाखिर 20 साल की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने अमन हासिल कर लिया था, लेकिन ये अमन व अमान को एकदम नज़र खा गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है और वो जो वीडियो जारी की है वो एक डॉक्यूमेंट्री है। ज़्यादातर उसमें मुराद सईद की वो वार्निंग्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं, दहशतगर्दी लगातार पाकिस्तान में आ रही है। और मुराद सईद बार बार ये दावा करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है ये बाई डिज़ाइन लाई जा रही है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री को आप गौर से सुने तो इसमें मुराद सईद बार बार बता रहा है कि दहशतगर्दी बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाई जा रही है। इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को, हमें ईंधन ना बनाया जाए किसी नई जंग का, डॉलरों के लिए हमारा खून ना बहाया जाए। ये जून, जुलाई और अगस्त, ये वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट महीने थे जब दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे थे। उस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि राणा सनाउल्लाह साहब और जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM की उस वक्त की सरकार थी, आज भी वही हुकूमत में है, वो डिनाइल में थे। वो ये कह रहे थे कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आ रहे, किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। ये जो फार्मूला था ये जनरल बाजवा का फार्मूला था। अफगानिस्तान के अंदर जब हुकूमत तब्दील हो गई और तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत बनाई तो उसके बाद जनरल बाजवा का एक डिज़ाइन था कि जो TTP के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इस पर इमरान खान साहब की पार्टी में और हुकूमत के अंदर लोगों ने सख्त मुखालफत की थी और ये कहा गया था कि इस पर हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट में ये चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ब्रीफिंग्स होंगी और फिर हम इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और फिर बड़ी तेज़ी से TTP के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। अब ये मलबा डाला जाता है, चाहे वो DGI SPR स्टेटमेंट दें या बाकी लोग दें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये मलबा डालते हैं। हालांकि ये काम जनरल बाजवा ने किया था और उस वक्त इस काम का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो मुराद सईद था।
मुराद सईद आज भी चिल्ला रहा है, आज भी बोल रहा है कि बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाई जा रही है, इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लाने से रोका जाए। और वो ये समझते हैं मुराद सईद कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान में सिविल स्ट्रक्चर को नुकसान होगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान एक नई जंग में झोंक दिया जाएगा। आम पाकिस्तानियों को और पश्तूनों को इसका नुकसान होगा, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में खून बहेगा और एक नई जंग शुरू कर दी जाएगी, जिसको वो डॉलरी जंग का नाम देते हैं कि जनाब ये डॉलरों के लिए एक नई जंग होने जा रही है। अब देखें ना, अगर मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है पाकिस्तान में, तो फिर दहशतगर्दी क्यों नहीं रोकी जा सकती? यानी जो मुखालिफ आवाज़ें हैं वो आर्गूमेंट के साथ आती हैं, आइन की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, कुचला जाता है, बड़े आराम से वो काबू आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बंदूक और बारूद की बात करते हैं वो काबू क्यों नहीं आ रहे? एक्चुअली तो पाकिस्तान की रियासत की या रियासती इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के अमन व अमान के लिए उनकी हिफाजत करें। लेकिन जब सारी तवज्जो जो है वो एक सियासी जमात को कुचलने पे है, इदारों को और पूरे निज़ाम को मगलूब करने पे है, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पढ़ी लिखी बात है, मैंने दहशतगर्दी की पूरी जंग कवर की है, मैं कई दफ़ा मरते मरते भी बचा हूँ। और मैंने इस जंग में ये हालात आ गए थे कि बाकायदा मुझे लाइव थ्रेट्स थे और मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि टॉप 3-4 जो सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर अटैक हो सकता है उनमें एक आप भी हैं। और उसके बाद मुझे काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़े, सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा। बल्कि मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी जो है वो ऑफ़र की थी और मैंने इनकार कर दिया था, जी मैं गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ, लिहाजा मुझे सिर्फ फैसिलिटेट करें, आप मुझे लाइसेंस वगैरह दें, मुझे परमिट्स वगैरह दें, तो मैं अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त कर लूँगा, मैं गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी जितना हो सकता है, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाने वाले हैं, वो हिफाजत फरमाते हैं, तो काफ़ी अरसा इन चीज़ों को फेस किया मैंने। तो मैंने क्योंकि ये जंग कवर की थी, इसमें जो रियासत होती है या रियासती इदारे होते हैं उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है इस जंग को जीतने के लिए, वो अवाम का एतमाद और सपोर्ट होती है। जब अवाम पीछे खड़ी हो जाती है ना, या साथ शाना बिशाना खड़ी हो जाती है, तो फिर जितना मर्जी बड़ा खतरा हो उस खतरे से सिक्योरिटी फोर्सेस निपट लेती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक सियासी मुखालफत पैदा हो गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की अवाम में, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। मुराद सईद साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये वही स्टेटमेंट है जैसे स्टेटमेंट वो पहले भी जारी करते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब से वकला ने मुलाकात की है और बाकी लोग भी मिले हैं, उनकी फैमिली के लोग भी मिले हैं जेल में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जामिया हक्कानिया अकोरा खटक में धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अल्लाह पाक शोहदा के दर्जात को बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, घर घर जनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि नाकिस पॉलिसियों की बदौलत एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में अमन मार्च का इनेकाद हुआ, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। जब आवाम खुद अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना सीख लेगी, अमन तब ही हमारा मुकद्दर बनेगा। इसके अलावा एक अहम मसला पाकिस्तान के छोटे सूबों में पानी की तकसीम का भी है और इसका हल नागुज़ीर है। सिंध इस वक्त खुश्क साली से गुजर रहा है और वहाँ की आवाम अपने पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान के ज़रई मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए आम है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। हम सिंध के अवाम की हकीकी नुमाइंदगान की रजामंदी के बगैर नई नहरों के मंसूबे के इजरा पर सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के हुकूक का हर सतह पर दिफा करेंगे। आबी वसाइल की तकसीम तमाम सूबों की बामी रजामंदी के ताबे है। जब तक तमाम इदारे अपने आइनी दायरा कार में वापस नहीं जाते और एक अवामी हमायत वाली हुकूमत नहीं आती, तब तक मुल्क रोज़ बरोज़ नए बहरानों का शिकार होता रहेगा। SIFC एक गैर आइनी इदारा है जिसका अब तक कोई मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बताया गया। कुल मकसद बताया गया कि गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएगा। सरमायाकारी तो नहीं हुई, लेकिन इसके ज़रिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फ़ौज के कंट्रोल में दे दिया गया है, जिससे पहले से तनज़ली का शिकार रियासती निज़ाम मज़ीद तबाह बर्बाद हो गया है।
अब मजीद आगे बढ़ते हुए किसानों और नहरों का मसला भी खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, अब ये जो है ना मामला, हमने बड़ी अजीबोगरीब पॉलिसी रखी नादरीन। ये जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज शहरों के बाहर बन रही हैं, अगर आप जाके यहाँ पे विजिट करें तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर खाली पड़ी। लोग यहाँ पे सिर्फ प्लाटों का कारोबार करते हैं। आप मोटरवे पे ट्रैवल करें इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, या आप इस्लामाबाद से आप पेशावर की तरफ भी चले जाएं, या आप लाहौर से मुल्तान की तरफ चले जाएं, या आप लाहौर से कसूर की तरफ चले जाएं, या आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ चले जाएं, या आप इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ चले जाएं, आप जिस तरफ भी मूव करेंगे आपको हर तरफ सोसाइटीज नजर आएंगी। मुल्तान में भी आपको बेशुमार सोसाइटीज नजर आएंगी, गुजरावाला में आपको नजर आएंगी, जीटी रोड पे आपको नजर आएंगी। इनमें से जितनी भी ये सोसाइटीज बन रही हैं, इनमें 80% खाली पड़ी हुई हैं। यानी चंद सोसाइटीज को निकाल के बाकियों के अंदर उतनी आबादी नहीं है, ये खाली क्यों पड़ी हुई? यानी शहर के अंदर जो सोसाइटीज मौजूद है वो भी अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन एक के बाद एक नई सोसाइटी क्यों बनाई गई? ये तमाम जरखेज जमीनें थी, इनके ऊपर फसलें लगती थी, और इन जरखेज जमीनों के लिए पानी का बंदोबस्त बहुत पुराना कई दहाइयों से मौजूद था, और इन जमीनों तक पानी जाता भी था। लेकिन हुआ यह कि इन जरखेज जमीनों के ऊपर सोसाइटियां बनाने की इजाजत दी गई, और बेशुमार सोसाइटियां बनाएगी। अपना जितना डीएचए है, जितना आपका बैरियर टाउन है, या बाकी जितनी सोसाइटी है, ये सारी की सारी जरखेज जमीनों के ऊपर बनी हुई है। हत्ता के जो आमों के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े बागात थे जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे, वो बागात काट के सोसाइटियां बना दी गई, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो जो जरखेज जमीनें थी, जहां पे नहरें जाती थी, जहां पे पानी जाता था, जहां पे खाले जाते थे, वहां पे सोसाइटियां तैयार कर दी गई हर शहर के साथ, और अजीबोगरीब तरीके से की गई। वहां पे लोगों ने बेशुमार पैसा बनाया, सियासतदानों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत सारे माफियाज ने, लैंड माफियाज ने, लैंड ग्रैबर्स ने बहुत पैसा बनाया वहां पे। और अब डेजर्ट के अंदर जाके, जहां पे पानी की वो कैपेसिटी भी कम हो जाती है ना, डेजर्ट की जमीन उतनी जरखेज नहीं होती। जब आप चोलिस्तान में जाते हैं करने के लिए काश्तकारी, या भावलपुर के इलाकों में जाके घुसेंगे और आप नई नहरें लेकर जाएंगे, नए मोगे लेकर जाएंगे, तो वो जमीन रेत वाली है, वो पानी ज्यादा पीती है, काम कम करती है। तो उन जमीनों को अब काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो काश्तकारी वाली जमीनें हैं वो सोसाइटियों और प्लॉटिंग करके जो है वहां सड़कें निकाल के उनको बेचा जा रहा है, उसके ऊपर पैसा बनाया जा रहा है। तो हमने उल्टी किस्म की एक पॉलिसी चल दी, जरखेज जमीनें ज़ाया कर दी, और उसका नुकसान अब तक पाकिस्तान को हो रहा है, और ये होता रहेगा पाकिस्तान को इसका नुकसान। चंद लोगों ने पैसा बनाने के लिए, फाइलों का बिजनेस करने के लिए, पाकिस्तान का जो एक फूड बास्केट था पाकिस्तान का, जहां से सब्जियां आती थी, फल आते थे, जहां से बहुत सारी पैदावार आती थी, वो सारा का सारा हमने ज़ाया किया। तमाम बड़े शहरों के इर्द गिर्द जो फूड बास्केट थी हर शहर की, उसको हमने तबाह करके वहां पे सोसाइटियां बना दी, और अब हम डेजर्ट के अंदर घुस के वहां पे नहरें लेकर जा रहे हैं, और सिंध का पानी जो है उसको उस तरफ मोड़ रहे हैं। इस पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले बहुत शोर मचाती थी, अब उनका मुंह ही नहीं खुलता। वो इसलिए कि इसके पीछे SIFC है, और SIFC के अंदर जो है वो आर्मी चीफ भी हैं, लिहाजा वहां उनकी जबान ही नहीं खुलती, वो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनके लोग कहते हैं जो पंजाब में है कि हमारे अंदर लावा पाटने वाला है, कोई मसला होने वाला है बहुत बड़ा। तो ये तो एक अर्दली हुकूमत से भी बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने तमाम आईनी ओहदे भी हासिल किए हैं, और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि बिलावल को इसी दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बना दिया जाएगा। अब इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में, उसे कमज़ोर करने के चक्कर में सारे गलत फैसले इस मुल्क में किए गए हैं। हत्ता कि इमरान खान साहब की और अलीम खान साहब की लड़ाई क्या थी? बकौल इमरान खान साहब के मामला इतना ही था ना, उस्मान बुज़दार साहब भी बताते थे ये बात कि अलीम खान साहब कुछ NOC चाह रहे थे, वो इमरान खान साहब नहीं देते थे, कि वो जरखेज ज़मीनें हैं, वो उनके बारे में कुछ और सोचते थे और ये कुछ और सोचते थे। जो ग्रीन एरिया है वो उसको ब्राउन करना चाहते थे, लेकिन LDA में वो कर नहीं रहे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके साथी। तो यहाँ पे इख्तलाफात पैदा हो गए अलीम खान के और इमरान खान साहब के, और उसके बाद मामला चला गया कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, नया वज़ीर आला लाया जाए ताकि ये काम करवा लिया जाए। बहरहाल ये एक खेल चल रहा है, और इमरान खान साहब को सिर्फ डीफेम करने के लिए, उनको मंजर से हटाने के लिए सारे लोग इकट्ठे किए गए हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा निचोड़ लिया है और पाकिस्तान का सारा नक्शा ही बदल दिया है। जहां से हमारी खुराक आती थी वहां से इन्होंने प्लाट निकाल दिए हैं, और जहां पे हमें पानी नहीं लेकर जाना था कभी भी, वहां पे अब पानी लेकर जा रहे हैं, और जहां पानी जाना चाहिए वहां का पानी का हक मार रहे हैं। तो सारी उल्टी गंगा बह रही है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बड़ा दावा किया मीडिया से बात करते हुए। अच्छा, पहले वाले सर्वे का तो मुझे पता था, ये वाले का मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा जी आर्म फोर्सेस के अंदर भी सर्वे होता है, और ये बात ठीक है, वो अपने अंदर उनका एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है, वो पल्स रिपोर्ट एक चेक करते रहते हैं कि यहाँ पे कौन मकबूल है, कौन गैर मकबूल है, आर्म फोर्सेस इसके बारे में क्या सोच रही हैं।
तो ये चलता रहता है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने दावा किया कि 5-6 दिन पहले आर्म फोर्सेस ने एक सर्वे करवाया है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने दी कि हर साल ये एक सर्वे होता है, लेकिन इमरान खान साहब के जाने के बाद से ज़रा ये मल्टीपल टाइम पे करवाए जाते हैं सर्वे, और ज़्यादा सर्वेज होते हैं। ग्राउंड पे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को चेक किया जाता है, तो आर्म फोर्सेस के सर्वे में 94%, 94% सर्वे इमरान खान साहब के हक में आया है। ये मकबूलियत है इमरान खान साहब की। अच्छा, मुझे 2023 के शुरू में कोई सर्वे एक था, उसके बारे में पता चला था कि 91% आ रहा था उस वक्त, 23 में, 9 मई से पहले की बात है कि 91% आ रहा था। अब इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के मुकदमात बनाए गए, उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा गया, उन्हें पाकिस्तान का रियासत मुखालिफ कहा गया, मुल्क का दुश्मन उन्हें करार दिया गया, इस्लाम का दुश्मन उन्हें करार दिया गया, मौलवी तक उनके ऊपर छोड़ दिए गए। अभी आप एक नया मौलवी देख रहे हैं, नया तो नहीं है, पुराना मौलवी है, एक नया मौलवी लॉन्च कर दिया गया, बहुत ऊंची ऊंची उछल उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई, और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता, कोई मुतासिर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़कों की आवाज़ मेरी बहुत ऊंची है, जज्बात मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, ये सोच भी नहीं सकते मौलवी जिन्हें लॉन्च किया जाता है, सोच भी नहीं सकते। और मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है। तो करके देख लो, मैं देखूंगा 2-4 दिन में, जब टाइम होगा तो जवाब दूंगा कि जनाब अली जो चीज़ें आपने कही हैं उनकी हकीकत क्या है। इंजीनियर साहब के लिए एक चीज़ छोड़ जाता हूँ। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फ़ोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इजहार किया था वो किन अल्फाज में किया था। आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाके धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे, और आपने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आपने कई लोगों से राब्ते भी करवाए। फिर आपने मेरे से रब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था, और आप इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते थे, और उसके लिए आप किस किस्म की लिसियां लगा रहे थे, और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुग़्ज़ क्या है इमरान खान पे, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं, आपको पंगे लेने का शौक है। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है, और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आज बैठ के फैज़ हमीद को 4 गालियां दे देना, ये कौन सी बात है। फैज़ हमीद क्या बेचता है, वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा DGISI का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। जनरल फैज़ हमीद के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फस्तायत, जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ हमीद ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, मुझे बताएं ना। कितने घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो भी, लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। बहरहाल मैं किधर मौलवी के चक्कर में पड़ गया, इनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं, कुछ ऐसे हकायक इन्होंने मसक किए हैं, कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का ही शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में को 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ राग़िब हो रहा था उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए,
जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह पे उन्होंने कहा हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, पुढ़कते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। जनाब आप मेरे घर आप मिलने आना चाहते थे और आपने कहा जी मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता इमरान भाई। मैं कहा जी ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे रियासत से खतरा था, आपको तो एक आधे जत्थे से खतरा था, मैंने तो तालिबान भुगते हैं, बड़े बड़े खतरे भुगते हैं, कई दफा मरते मरते बचाऊं। तो आप क्या बेचते हैं जनाब? कभी उल्टा लटक के आपको 10 15 20 डंडे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। मैं वो सारा कुछ भुगत के आया हूं और फिर अपनी वही बात कर रहा हूं जो बात मैं करता था और वो करता रहूंगा। तो आपने मुझे माफ नहीं करना मेरे गुनाहों पे, मेरे रब ने मुझे माफ करना है मेरे गुनाहों पे। जो आपका अंदाज है ना बोलने का, जो बदतमीजी का आपका तरीकाकार है, आप ना मजबूर करेंगे कौम आपको उसी तरह मुखातिब करना शुरू कर दे। अपनी इज्जत करें दूसरों की और अपनी इज्जत करवाएं आप, यही आपके लिए बेहतर होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।